नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी दोस्तों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के यूपीएससी पीटी के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग विजन आईएएस संस्थान के तीसरे नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करने जा रहे हैं। बेसिकली तीसरे नंबर का टेस्ट पेपर जो है इंडिया और वर्ल्ड के फिजिकल स्ट्रक्चर पर आधारित है, जिसके माध्यम से हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसकी व्याख्या को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इससे पेरू के तट पर जल के तापमान में वृद्धि होती है। दूसरा कथन है इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी प्रशांत महासागर में प्लवकों की संख्या में वृद्धि होती है। और तीसरा कथन है कि इसके कारण जो है भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन में देरी हो सकती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है। ये पैटर्न जो है पिछले 2023 के पेपर से ही जो है चेंज हुआ है। पहले यहाँ पे 1 2 3 करके पूछता था, लेकिन अब जो है पूछने लगा है कि कितने सही हैं। पहले पूछता था कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपको काउंटिंग के हिसाब से बताना है कि कितने कथन यहाँ पे सही है। तो पहले समझ लेते हैं एल नीनो होता क्या है। तो एल नीनो एक जो है जटिल मौसम तंत्र है जो प्रत्येक 3 से 7 वर्षों के पश्चात जो है प्रकट होता है, और इसके कारण जो है संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की अवस्थाएं बदलती हैं। तो उसको एल नीनो कहा जाता है। अब कहा गया है कि जो है पहला कथन कि इससे पेरू के तट पर जल के तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो जो है इस तंत्र में जो है महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल हैं, और पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक जो है स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। और एल नीनो जो है भूमध्य सागरीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्फादित हो जाती है। और यह धारा जो है पेरू की तट पर जल का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तक बढ़ा देती है। इसलिए यहाँ पे पहला कथन सही हो जाएगा। और दूसरे कथन की बात की जाए तो प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इसके परिणाम है कि जो है इसके परिणाम क्या क्या होते हैं। तो इसके 3 परिणाम होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न होती है, और समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आती है। ठीक है, और तीसरा है कि प्लवक की मात्रा में कमी होने से, ठीक है, कमी होती है, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। इसलिए यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाता है। ठीक है, अगला है तीसरा नंबर स्टेटमेंट। तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, क्योंकि जो है भारत में मानसून की लंबी अवधि में के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का ही प्रयोग किया जाता है। और जो है कहा जाए कि दक्षिण अमेरिका से आने वाली व्यापारिक पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान समान रूप से पश्चिम की दिशा में एशिया की ओर प्रभावित होती हैं, और प्रशांत महासागर के गर्म होने से ये पवनें कमज़ोर पड़ जाती हैं। और जो है इसका परिणाम ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा में कमी और असमान वितरण होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जो है 2 बी ऑप्शन। केवल 2 ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, पहला और तीसरा यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये स्थानीय तूफानों के प्रकार हैं जो बंगाल और असम में शाम के समय भयंकर एवं विनाशकारी वर्षायुक्त पवनों के रूप में चलते हैं। ये बौछारें चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए उपयोगी हैं। तो असम में इन तूफानों को जो है बारडोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है। तो उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस स्थानीय तूफान का उल्लेख किया गया है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक काल बैसाखी है। काल बैसाखी जो है बंगाल और असम में शाम के समय होने वाली भयंकर और विनाशकारी तूफान है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें।
एक तरफ शिखर दे रखा है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दे रखी है। तो यहाँ पे महेंद्रगिरी जो है पर्वत है, तो इसका मिलान क्या होगा, ठीक है। तीसरे में देखा जाए तो महेंद्रगिरी जो है भारत के उड़ीसा राज्य में गजपति जिले के रायगढ़ ब्लॉक में स्थित एक पर्वत है। यह पूर्वी घाट में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है 1501 मीटर है, ठीक है। और यह जो है उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, और ये पूर्वी घाट में स्थित है। तो यहाँ पे जो है मिलान सही हो जाएगा, एक सही हो गया। अगला है डोड्डा बेटा, ये जो है 2637 मीटर की ऊंचाई के साथ नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च जो है शिखर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा यहाँ पे सही सुमिलित नहीं है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और यह जो है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है कहाँ पर स्थित है, ये जो है केरल में स्थित है। केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में स्थित एक पर्वत है और इसकी जो है ऊंचाई की बात की जाए तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो है तो यहाँ पे जो है लिखा है कि ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, लेकिन जो है ये कहाँ पाई जाती है, यह जो है कार्डमम पहाड़ियों और अन्नामलाई की पहाड़ियों और पलानी पहाड़ियों के संगम पर जो है ये स्थित है। तो यहाँ पे ये जो है सही जवाब नहीं होगा, तीसरा भी गलत है। अगला है चौथा दे रखा है धूपगढ़ की पहाड़ियाँ, ठीक है। इसको जो है माउंट धूपगढ़ भी कहा जाता है और ये जो है महादेव पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु है, ठीक है। तो ये मिलान भी सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो मिलान सही है। और ये धूपगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी नामक स्थान पर स्थित है। धूपगढ़ की पर्वत श्रेणियाँ जो है पचमढ़ी नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में शुष्क मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये सामान्यतः संरचना से बालुई और प्रकृति से लवणी होती हैं। दूसरा कथन है इसमें नमी की कमी होती है तथा ह्यूमस और जैविक पदार्थ बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे जो है पहला दूसरा दोनों सही है, ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो शुष्क मृदा है तो यह मृदा जो है सामान्यतः प्रकृति में क्षारीय होती है और इसे खेती हेतु उपयुक्त बनाने के लिए प्रयुक्त जो है प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि जो है लीचिंग, जैविक पदार्थ को मिलाना और जल निकासी में सुधार करना इत्यादि चीज़ों की इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये जो है लवड़ी होती है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरी स्टेटमेंट की बात करें तो जो है ये मृदा जो है विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान के जो है अभिलक्षणीय रूप में विकसित हुई और ये मृदाएं जो है अनुवर हैं क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मृदा पर जलवायु के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे पहला कथन है कि जो है टुंड्रा क्षेत्रों की मृदा में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मृदा की तुलना में अधिक गहरी परिच्छेदिका होती है। और दूसरा कथन है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में टुंड्रा क्षेत्रों की मृदा में जीवाणु क्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो पांचवें में देखा जाए तो केवल यहाँ पे दूसरा कथन सही है, लेकिन पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मृदा में ठंडे टुंड्रा क्षेत्रों की मृदा की तुलना में अधिक गहरी जो है परिच्छेदिका होती है। हालांकि उष्णकटिबंधीय वनों में ढेर सारी पत्तियां गिरती हैं जिनमें से अधिकांश मृदा परिच्छेदिका में समाहित हो जाती हैं और धीरे धीरे मृदा परिच्छेदिका में नीचे की ओर चली जाती हैं, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन दूसरा यहाँ पे सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। 6ठा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों को वायुमंडल में उनकी हिस्सेदारी के जो है घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो है वायुमंडल में जो है कहा गया है कुल द्रव्यमान का 99% भाग जो है पृथ्वी की सतह से जो है 32 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है और जो है पृथ्वी वायु जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का एक अभिन्न भाग है। तो यहाँ पे देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात की गई है, तो इसका जो है 0.036% है और जो है ऑक्सीजन है
तो इसका है 20.95। हाइड्रोजन के बारे में बात की जाए तो हाइड्रोजन कितना है, बहुत कम है, 0.00005। अगला है ऑर्गन कितना है, जो है 0.93। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन। पहले नंबर पे ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा, फिर जो है चौथे नंबर पे ऑर्गन है 0.93, फिर है पहला, फिर है तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है गुजरात। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 7वें में देखा जाए तो यहाँ पे 7वें में क्या है, आंध्र प्रदेश का जो है क्षेत्रफल कितना है, आंध्र प्रदेश का जो है 405 वर्ग किलोमीटर है, और गुजरात का कितना है 1175 वर्ग किलोमीटर, और महाराष्ट्र का कितना है 324 वर्ग किलोमीटर, पश्चिम बंगाल का कितना है 2114 वर्ग किलोमीटर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कितना है 616 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये डाटा 2021 के भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शहरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए उत्तर से दक्षिण क्रम में, तो यहाँ पे उत्तर में क्या है, पहले आएगा जयपुर, फिर आएगा भोपाल, फिर आएगा चेन्नई, फिर आएगा बेंगलुरु, यही होगा ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। जैव विविधता विरासत स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य सरकारों को जो है जैव विविधता विरासत स्थल को अधिसूचित करने का अधिकार है। दूसरा कथन है, याया तेसोद लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जो है राज्य सरकारों को जैव विविधता महत्व क्षेत्रों को स्थानीय निकायों के परामर्श से जो है BHS के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार है। यानी BHS यानी जो है जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार है। ठीक है, तो राज्य सरकारों को है ये अधिकार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, इसलिए यहाँ पे गलत है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि जो है हाल ही में याया तसो को लद्दाख का पहला BHS यानी जैव विविधता जो है जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में बनाने का प्रस्ताव दिया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, विषुव के दौरान दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात बराबर होते हैं। दूसरा कथन है, विषुव प्रत्येक वर्ष जून और दिसंबर के महीनों के दौरान आते हैं। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है प्रत्येक वर्ष जो है 2 दिन सूर्य की किरणें जो है विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ऐसा आमतौर पर जो है 21 मार्च और 21 सितंबर को होता है। हालांकि यह तिथि बदलती रहती है क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है 365 दिनों का नहीं होता, इसलिए जो है यहाँ पे कथन दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो है पहले कथन के बारे में बात की जाए तो जो है यहाँ पे कहा गया है कि 21 मार्च और 21 सितंबर को दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात बराबर होते हैं, यानी विषुव के दौरान जो है ठीक है दिन बराबर होते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। सामाजिक वानिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि शहरी वानिकी का संबंध केवल सार्वजनिक भूमि पर वृक्ष लगाने और उनका प्रबंधन करने से है। दूसरा कथन है, कृषि वानिकी का अर्थ कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर वृक्ष और कृषि फसलें एक साथ लगाने से है। तीसरा कथन है, सामुदायिक वानिकी में सार्वजनिक निजी स्वामित्व वाली या सामुदायिक भूमि पर वृक्ष लगाना शामिल है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है।
तो यहाँ पे देखा जाए सही के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है केवल यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे सही है कि कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर वृक्ष और कृषि फसलें एक साथ लगाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाकी जो है स्टेटमेंट गलत है, तीसरा गलत है, क्योंकि सामुदायिक वानिकी में सार्वजनिक या सामुदायिक भूमि जैसे गांव, चारागाह, मंदिर, भूमि सड़कों के दोनों ओर, किनारे, नहर किनारे, रेल पटरी के साथ पटरी, विद्यालयों में वृक्ष लगाना आदि शामिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सार्वजनिक और सामुदायिक भूमि का जिक्र है, लेकिन निजी स्वामित्व वाली भूमि का जिक्र नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो है शहरों और उनके इर्द गिर्द जो है निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जगह, ठीक है, पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन करना शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सार्वजनिक भूमि का जिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये जो है गलत है, क्योंकि जो है शहरी वानिकी का संबंध जो है केवल और केवल सार्वजनिक भूमि पर वृक्ष लगाने से बताया गया है, लेकिन इसका संबंध जो है सार्वजनिक के साथ साथ निजी भूमि से भी होता है, क्योंकि यहाँ पे शहरी वानिकी का संबंध जो है निजी और सार्वजनिक भूमि दोनों से होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत में कुल वनावरण 25% से कम है। दूसरा कथन है कुल वनावरण में सघन वनों की तुलना में खुले वनों का भाग अधिक है। तीसरा कथन है लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0% है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए कुल वनों और वृक्षों का आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। तो इस प्रकार पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। और कुल वनावरण में सघन वनों की तुलना में खुले वनों का भाग अधिक है, ये लिखा है। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है खुला वन के बारे में कहा जाता है कि इसके अंतर्गत जो है 10% से अधिक परंतु 40% से कम वृक्ष जो है छत्र घनत्व वाली सभी भूमियां शामिल हैं, और इस श्रेणी के अंतर्गत जो है वन आवरण जो है 9.34% है। इसलिए कथन जो है दूसरा गलत है, ठीक है। और जो है तीसरा कथन है कि लक्षद्वीप में वन क्षेत्र जो है 0% है, ठीक है। और जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 87% यानी 86.93% है, ठीक है। लेकिन लक्षद्वीप में 0 है, इसलिए तीसरा कथन सही है। इसलिए यहाँ पे पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। उष्ण आर्द्र विषुवतीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है तापमान का दैनिक परास बहुत कम होता है किंतु तापमान का वार्षिक परास अधिक होता है। दूसरा कथन है जो है विषुओं के दौरान 2 उच्चतम वर्षा बिंदु विषुवतीय जलवायु की एक विशेषता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो तापमान का दैनिक परास जो है कम होता है, ठीक है, और इस प्रकार इसका वार्षिक परास भी कम होता है, ठीक है, अधिक नहीं होता है, अधिक दे रखा है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और विषुओं के दौरान जो है 2 उच्चतम वर्षा बिंदु विषुवतीय जलवायु की एक विशेषता है जो किसी अन्य प्रकार की जलवायु में नहीं पाई जाती है, ठीक है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है प्रमुख बाह्य कारक के रूप में पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन सी पवनों की जो है अपरदनात्मक गतिविधि के कारण निर्मित होती है? तो ज्यूनेज, मेसा और बरखान। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो ये जो कुछ है जैसे पीठ का सेल है, ठीक है, ज्यूजेन है, और जो है यारडांग है, मेसा और बुटी है। तो यहाँ पे देखा जाए इंसेलबर्ग भी है। तो यहाँ पे देखा जाए सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, पहला और दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है भारत में संसद की दैनिक कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाले जो है एक्सपंक्शन पद पर विचार कीजिए। एक्सपंक्शन पद आया है, इस पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है यह संसद के रिकॉर्ड से कतिपय शब्दों, वाक्यों या भाषण के अंशों को हटाना है। और दूसरा कथन है सदन के पीठासीन अधिकारी के पास शब्द या उनके प्रयोग को हटाने का
विवेकाधिकार होता है। और तीसरा कथन है संसद के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम जो है एक्सपेंशन का प्रावधान करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 15 का हम लोग देखते हैं, तो 15 में जो है यहाँ पे तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है। अध्यक्ष के आदेश से संसद के रिकॉर्ड से कुछ शब्दों, वाक्यों या भाषण के कुछ हिस्सों को हटाया जाना एक्सपेंशन कहलाता है। और एक्सपेंशन का अर्थ होता है कि शब्दों का निकाला जाना। ठीक है। और जो है यहाँ पे कहा जाए तो सदन के पीठासीन अधिकारी जो है के पास जो है नियम 380 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष के पास शब्द या उनके उपयोग को हटाने का जो है अधिकार है, यानी विवेकाधिकार है। और पीठासीन अधिकारी यह तय करता है कि कार्यवाही के किन हिस्सों को हटाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है। और लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 380 में शब्दों के निकाले जाने का प्रावधान है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी सही है और जो है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी सही था। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे 16 को देखा जाए तो 16 में सही जवाब है माउंट स्ट्रोम्बोली। माउंट स्ट्रोम्बोली को जो है एक ज्वालामुखी है जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इस ज्वालामुखी में कई बार जो है उद्गार हुआ है और छोटे छोटे उद्गारों के कारण यह लगातार सक्रिय रहता है। इस उद्गार को प्रायः जो है स्ट्रोम्बोली द्वीप के कई बिंदुओं और आसपास के समुद्र से देखा जाता है। इसी कारण इस द्वीप को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है। और माउंट स्ट्रोम्बोली में जो है पिछले 2000 से 5000 वर्षों से लगभग निरंतर जो है उद्गार हो रहा है और इसमें अंतिम बड़ा उद्गार जो है सन 1921 में देखा गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि चिल्का झील भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। दूसरा कथन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी लक्षद्वीप समूह में बैरन द्वीप पर स्थित है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 17 का देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है। और यह उड़ीसा राज्य में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। और 1981 में जो है चिल्का झील रामसर के तहत जो है रामसर अभिसमय के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित की गई। और ये भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन जो है पर्यटन स्थल है। ठीक है। और जो है यहाँ पे कहा जाए तो इसलिए यहाँ पे पहला कथन भी गलत है। ठीक है। दूसरे कथन के लिए बात की जाए तो ये जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। ये द्वीप जो है लक्षद्वीप में नहीं है, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और 1787 ईस्वी में जो है ज्वालामुखी में पहली बार उद्गार दर्ज किया गया था। तब से ज्वालामुखी में 10 से अधिक बार जो है उद्गार हो चुका है। सबसे हालिया उद्गार जो है 2020 में हमें देखने को मिला। ठीक है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18वां, भारत में शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये वन भारतीय प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा कथन है इन वनों में शुष्क ऋतु की शुरुआत में वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं। तीसरा कथन है तेंदू, पलाश और जो है अक्सलवुड इन वनों में पाए जाने वाले समान वृक्ष हैं। तो प्रयुक्त कथनों में से कितने कथन सही नहीं है। नहीं के लिए पूछा है। तो 18 में देखा जाए तो यहाँ पे सही नहीं है, मतलब कि गलत के लिए पूछा है ना, तो यहाँ पे कोई सा भी गलत नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्योंकि शुष्क पर्णपाती वन जो है देश के उन भागों में मिलते हैं जहाँ वर्षा जो है 70 से 100 सेमी के बीच होती है। और जो है ये वन जो है प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं, इसलिए पहला कथन सही है। और शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदानों के बीच जो है नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा कथन भी सही है। और इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलाश जो है अमलतास, बेल, खैर और जो है अक्सलवुड इत्यादि पाए जाते हैं। तो तीसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पे गलत तो कोई था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है,
भारत में मानसून वर्षा के वितरण और दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहा गया है कि पश्चिमी हिमालय में वर्षा प्रायः अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा के मिलने से होती है। और दूसरा कथन कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी शाखा को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित करने में जो है अराकान घाटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है ये है अगली जो है अरब सागर से उत्पन्न होने वाली जो है मानसून की तीसरी शाखा जो है सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है और वहाँ से यह अरावली के साथ साथ जो है पश्चिमी राजस्थान को पार करती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। इसके अलावा जो है पंजाब और हरियाणा में यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे जो है प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय में वर्षा करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्व बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती हैं, लेकिन म्यांमार के तट पर जो है स्थित है अराकान पहाड़ियाँ और इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं। और इस प्रकार जो है मानसून जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा के बजाय दक्षिण व दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करता है। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ द्वीप दे रखे हैं, दूसरी तरफ महासागर दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे पहला द्वीप है जो है सार्डिनिया द्वीप है। ये जो है भूमध्य सागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये मिलान सही है। ठीक है, और जो है दूसरा द्वीप है जॉन्जीबार द्वीप है। ये कहाँ पर है? ये जो है हिंद महासागर के अंतर्गत आता है, ना कि अटलांटिक महासागर के अंतर्गत, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला है वैंकूवर द्वीप है। ये जो है प्रशांत महासागर में कनाडा के दक्षिण पश्चिम मुख्य भूमि ब्रिटिश कोलंबिया से दूर अवस्थित एक द्वीप है। तो यहाँ पे जो है ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मृदा अपरदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सामान्यतः अवनालिका अपरदन शुष्क और अर्ध शुष्क समतल भूमि पर पाए जाते हैं। दूसरा कथन है कि परत अपरदन जो है तीव्र ढालों पर समान है। तीसरा कथन है कि रिल अपरदन जो है संकेंद्रित जल प्रवाह से मृदा के बह जाने को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे कहा गया है, क्वेश्चन पूछा आपसे ये गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या कितने कथन सही है, कितने के लिए पूछा गया है यहाँ पे। तो आपको जो है एक गणना के हिसाब से बताना कि 3 में से कितने कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ पे जो है कि जो है परत अपरदन के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो दूसरे नंबर के बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। तो परत अपरदन जो है समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है और इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता है, किंतु यह अधिक हानिकारक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे मृदा की सूक्ष्म और अधिक उर्वर ऊपरी परत हट जाती है। जो उर्वरक शक्ति होती है मिट्टी में, ऊपरी परत होती है उर्वरक शक्ति की, वो हट जाती है। इसलिए इसको अपरदन परत अपरदन कहा जाता है। जो मिट्टी के ऊपर जो परत जमी होती है, जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति होती है वो हट जाती है इसके कारण से। तो यहाँ पे जो है कहा जाए तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तीव्र ढलानों पर नहीं होता है। ठीक है, और जो है अगला है कि जो है अवनालिका अपरदन जो है सामान्यतः तीव्र ढलानों पर होता है, ना कि मृदा अपरदन। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। और वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं जो है कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अगला है तीसरा स्टेटमेंट। इसमें कहा गया है रिल अपरदन के बारे में। तो रिल अपरदन जो है संकेंद्रित जल प्रवाह से मृदा के बह जाने को संदर्भित करता है। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट सही होगा एकदम। और यह तब घटित होता है जब मृदा की सतह पर बहुत छोटे चैनलों में जल प्रवाहित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में ज्वालामुखियों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि माउंट कैमरून जो है पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा स्टेटमेंट पूछा गया है कि माउंट किलिमंजारो जो है पश्चिम एशिया में स्थित एक जो है मृत ज्वालामुखी है। तीसरा स्टेटमेंट पूछा गया है कि अधिकांश ज्वालामुखी गतिविधियां समुद्र के नीचे घटित होती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, तो नहीं के लिए पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो 22 नंबर में हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो अधिकांश ज्वालामुखी गतिविधियां समुद्र के नीचे घटित होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो है टोटल समुद्र से ऊपर जो है केवल 10 से 20% ही ज्वालामुखी गतिविधियां घटित होती हैं। इसके अलावा जो है बाकी जो गतिविधियां हैं ज्वालामुखी संबंधित तो समुद्र के नीचे ही घटित होती हैं। और स्थलीय ज्वालामुखी जो है पर्वत समुद्र के भीतर पाए जाने वाली ज्वालामुखी पर्वतों की तुलना में छोटे होते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, लेकिन पहला और दूसरा यहाँ पे गलत है। पहला और दूसरा यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि जो है माउंट कैमरून के बारे में पूछा गया है, तो माउंट कैमरून जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे कई नामों से जाना जाता है, और यह जो है रिपब्लिक ऑफ कैमरून में गिनी की खाड़ी के निकट स्थित है। और यह जो है उप सहारा पश्चिम और मध्य अफ्रीका में स्थित सबसे ऊंची चोटी है माउंट कैमरून। और जो है साथ ही यह उत्तरी कैमरून और नाइजीरिया के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करने वाली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं का सबसे पश्चिम विस्तार है। तो यहाँ पे जो है ये गलत हो जाता है। और दूसरा है कि अफ्रीका में कुछ ज्वालामुखी जो है पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी में पाए जाते हैं, भ्रंश घाटी में पाए जाते हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो और माउंट केन्या। ठीक है, ना कि पश्चिम एशिया में। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला और दूसरा गलत है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 उत्तरी मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि शिवालिक की तलहटी में मंद ढाल वाले मोटे जालोढ़ क्षेत्र जहाँ सरिताएं तलछट में विलुप्त हो जाती हैं को भाबर के नाम से जाना जाता है। और दूसरा कथन है कि अत्यधिक बलुई दोमट मृदा वाले पुराने जालोड़ को खादर के नाम से जाना जाता है। तीसरा कथन है कि बाढ़ वाले मैदानों के नए निक्षेपों को भांगर के नाम से जाना जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है यहाँ पे केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, बाकी जो है दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत है। क्योंकि जो है नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय जो है शिवालिक की ढाल पर लगभग 8 से 16 किलोमीटर की जो है चौड़ी पट्टी में गुटका का निक्षेपण करती है। इसे जो है भाबर के नाम से जाना जाता है। ये सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन सही हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि जो है उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग जो है पुराने जालौड़ का बना होता है। ठीक है, और वे नदियों की बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट खादर के बारे में है कि जो है बाढ़ वाले क्षेत्रों मैदानों में नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। और जो है इनका लगभग प्रत्येक वर्ष जो है पुनर्निर्माण होता है, और इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए काफ़ी आदर्श माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दूसरा भी गलत हो जाता है। तो सही के लिए पूछा गया था, तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 भूमध्य सागरीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितनी ठंडी स्थानीय पौने हैं। पहला है सिरोको, दूसरा है मिस्ट्रल, तीसरा है बोरा, चौथा है फॉन और पांचवा है हर्मटन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो सिरोको और मिस्ट्रल जो है और बोरा, हर्मटन, ये 4 विकल्प हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के संदर्भ में ठंडी स्थानीय पौने कितनी ठंडी स्थानीय पौने हैं। तो एक तो मिस्ट्रल है, ये भूमध्य सागर के उत्तर से आने वाली ठंडी पवन है। ठीक है, और जो है सिरोको के बारे में बात की जाए तो सिरोको एक सहारा मरुस्थल में उत्पन्न होने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी पवन है। इसलिए पहला गलत हो जाएगा।
और बोरा के बारे में बात की जाए तो बोरा भी जो है एक ठंडी एवं उत्तर पूर्वी पवन है। और इसके अलावा जो है हरमट्टन के बारे में बात की जाए तो हरमट्टन जो है पश्चिम अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है। ठीक है, और यह सहारा मरुस्थल से गिनी के तट तक जो है प्रवाहित होती है। यह एक शुष्क एवं धूल भरी पवन है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉन और हरमट्टन भी गलत है, तो यहाँ पे जो है दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए टोटल 2 जो है सही विकल्प हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्रिटिश तुल्य जलवायु अथवा शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत प्रकार की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन है कि यह पूरे वर्ष जो है पछुआ पवनों के स्थायी प्रभाव में रहती है। दूसरा कथन है यहाँ पूरे वर्ष जो है पर्याप्त वर्षा होती है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारी वर्षा की जो है प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरा कथन है इस जलवायु में 4 अलग अलग प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है 25 को देखा जाए तो 25 में जो है दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ब्रिटिश तुल्य जलवायु में वर्ष भर जो है पर्याप्त वर्षा होती है, जिसमें जो है शीत ऋतु या पतझड़ ऋतु में चक्रवाती स्रोतों से भारी वर्षा की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, ना और जो है चूंकि वर्षा लाने वाली पवनें जो है पश्चिम से आती हैं, इसलिए पश्चिमी सीमांतों में सर्वाधिक वर्षा होती है और समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ वर्षा की मात्रा पूर्व की ओर घटती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो जो है ब्रिटिश तुल्य जलवायु में 4 अलग अलग प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। ठीक है, अपेक्षाकृत हल्के मौसम की वजह से शीत ऋतु में हल्की बर्फबारी की संभावना रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 अलग अलग प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहले के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु में जो है वर्ष भर जो है पछुआ पवनों के स्थायी प्रभाव में रहती है। यह जो है जलवायु और इन क्षेत्रों में बहुत अधिक चक्रवाती गतिविधियां पाई जाती हैं, जो ब्रिटेन की विशेषता है। इसलिए इस जलवायु को ब्रिटिश तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पहला भी स्टेटमेंट सही हो गया, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है धरातल पर होने वाले सूर्यतप को प्रभावित करते हैं। पहला है कि पृथ्वी पर अपनी धुरी का घूर्णन, दूसरा है सूर्य की किरणों का नतिकोण, तीसरा है दिन की अवधि, चौथा है वायुमंडल की पारदर्शिता और पांचवा है स्थल विन्यास। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। यहाँ पे तो यहाँ पे देखा जाए 26 में, तो 26 में देखा जाए तो कितने जो है मतलब कि यहाँ पे सही है। तो पृथ्वी की सतह पर जो है सूर्य तप में भिन्नता जो है के बारे में बात की जा रही है। तो सूर्य तप की तीव्रता की मात्रा जो है प्रतिदिन, प्रति मौसम और प्रति वर्ष बदलती रहती है। और सूर्य तप में होने वाली भिन्नता की कुछ कारण हैं। पहला है कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन करना, ठीक है, ये सही है। और सूर्य की किरणों का नतिकोण, ये भी सही है। और अगला है दिन की अवधि, ये भी सही है। और अगला है वायुमंडल की पारदर्शिता, ये भी सही है। और स्थल विन्यास, ये भी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सभी प्राकृतिक भूकंप जो है स्थल मंडल में ही आते हैं। दूसरा कथन है भूकंप की प्राथमिक तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहले थोड़ा सा भूकंप के बारे में समझ लेते हैं। तो वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है, ठीक है। और ऊर्जा तरंगे जो है अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं और भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के सबसे समीप होता है उसे जो है अधिकेंद्र कहा जाता है। और अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है, ठीक है। और अधिकेंद्र जो है उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है। और कहा जाए तो सभी प्राकृतिक भूकंप जो है स्थल मंडल में ही आते हैं। और स्थल मंडल जो है पृथ्वी की धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। और दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात कर ली जाए तो दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो जो है यहाँ पे जो है धरातली तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं,
ठीक है, ना कि प्राथमिक तरंगे। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सेलें दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके प्रकार दे रखे हैं। तो जो है गैब्रो सेल के बारे में बात की जाए, तो गैब्रो सेल के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो है आग्नेय सेलों से जो है आग्नेय सेलों की प्रकार है। तो और अगला है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर में क्या होगा, चूना पत्थर में क्या होगा, चूना पत्थर जो है अवसादी सेलों का समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिलान सही हो जाएगा। अगला है संगमरमर। तो संगमरमर जो है कायांतरित सेलों के निर्माण से है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये जो है सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ें एक समान लिख गई हैं। तो यहाँ पे कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो इसका मिलान हो जाएगा इससे। और पैगमेटाइट का मिलान होगा किससे होगा, जो है आग्नेय सेलों से, ठीक है। तो यहाँ पे मिलान तो हो ही नहीं रहे, तो यहाँ पे केवल दूसरा मिलान जो है हो रहा है सही, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक ही सही सुमिलित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। डेटा दूतावासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह सर्वरों का एक ऐसा समूह है जो एक देश के डेटा को दूसरे देश में संग्रहित करता है। दूसरा कथन है यह स्थानीय कानूनों से राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त विश्वासपात्र राष्ट्रों का एक भौतिक डेटा केंद्र है। तो यहाँ पे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 29 का देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में मौसम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। पहला है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर में स्थानांतरित हो जाता है। और तीसरा कथन है कि पूर्वी जेट धाराओं का वापस लौटना। तीसरा है प्रायद्वीप पर पश्चिमी जेट धाराओं की शुरुआत। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे जो है सही के लिए पूछा गया है ना, तो सही कूट क्या होगा, जो है पहला यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो है वास्तव में वैज्ञानिकों का मानना है कि भूमध्य रेखी द्रोणी के उत्तर की ओर खिसकने और पश्चिमी जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान में लौटने के बीच एक अंतर संबंध होता है। और जो है इस समय जो है पश्चिमी जेट प्रवाह जो है भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। तो यहाँ पे जो है पश्चिमी जेट के बारे में बात की जा रही है, पश्चिमी जेट धाराओं का वापस लौटना। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। और तीसरे स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो उत्तरी स्तर पर जो बात की जाए तो जून में प्रायद्वीप के दक्षिण भाग पर एक पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। और अगस्त में यह जेट प्रवाह 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश और सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होता है। और जो है ऊपरी वायुमंडल में जेट प्रवाह जो है सामान्यतः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से परे नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो है पश्चिमी जेट धाराओं की शुरुआत नहीं होती, जबकि दक्षिणी जो है भाग पर एक पूर्वी जेट प्रवाह की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे पश्चिम लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करते हैं। पहला है अक्षांश, दूसरा है उत्तुंगता, तीसरा है महाद्वीपीय अवस्था, चौथा है महासागरीय लहरें, पांचवा है ढाल। तो यहाँ पे जो है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो ये सारे कारक हैं जो किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारतीय क्षेत्र का मिलान करना है भूकंपीय क्षेत्र से, ठीक है। तो कोयना महाराष्ट्र जो है किस तरह के जो है भूकंपीय क्षेत्र है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है क्षेत्र 5 के बारे में बात कर लें तो क्षेत्र 5 के अंतर्गत जो है संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, जो जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
एवं गुजरात के कच्छ के कुछ हिस्से और उत्तर बिहार तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा जो है उत्तर पूर्व भारत का मिलान सही नहीं होगा, अगर इसका मिलान ये होता। ठीक है, और क्षेत्र जो चौथा दे रखा है इसमें जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख एवं हिमाचल प्रदेश के शेष हिस्से, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से, बिहार एवं पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा, गुजरात के कुछ हिस्से तथा पश्चिम तट के पास जो है महाराष्ट्र एवं राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हैं। और महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र भी इसी भूकंपी क्षेत्र में आता है। तो इसका मिलान ये होता, ठीक है, और इसका मिलान ये होता, तब तो सही था, लेकिन इस यहाँ पे मिलान में दोनों ही गलत हो गए। अगला है जो है क्षेत्र जो है तीसरा है। तीसरे में आता है कि केरल, गोवा, लक्षद्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के शेष हिस्से तथा पंजाब के कुछ शेष हिस्से, और जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीसरा भी सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें कोंकण तट आ गया है, लेकिन जो है यहाँ पे क्षेत्र दूसरा जो है इसमें जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से कवर होते हैं। इन्हें जो है कम जोखिम वाले भूकंपी क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे तीसरा भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा सही जवाब? डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई सा भी सही नहीं सुमिलित हो रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी रेगर या काली मृदाओं की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन है कि इनका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। दूसरा कथन है इनमें लौह तत्व की मात्रा कम पाई जाती है। तीसरा कथन है यह स्वतः जुताई प्रकृति की होती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ पे जो है काली मृदा का निर्माण जो है आग्नेय शैलों यानी बेसाल्ट के अपक्षय और अपर्दन अथवा ज्वालामुखी उद्गार के बाद लावा के ठंडा होने एवं जमने के कारण हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पहला कथन सही हो जाएगा। और दूसरे कथन की बात की जाए तो उच्च लौह तत्व और ह्यूमस के कारण इसका रंग जो है काला होता है। ठीक है, तो इसमें कमी नहीं पाई जाती बल्कि उच्च अवस्था में जो है लौह तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। और तीसरे स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये मृदा अपनी जो है स्वतः जुताई प्रकृति के लिए मानी जाती है, क्योंकि ये गीली होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं तथा सूखने पर सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, और इनमें जो है सूखने के पश्चात जो है चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। अंतर्वेधी स्थल रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जो है लेकोलिथ गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी स्थल रूप है। और दूसरा कथन है जो है बैथोलिथ ग्रेनाइट से बने पिंड है। तीसरा कथन है सिल चट्टानों की पहले से मौजूद परतों के बीच जो है क्षैतिज रूप से पाई जाने वाली आग्नेय चट्टान है। तो यहाँ पे 34 में देखा जाए तो यहाँ पे तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो 3 कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों पर विचार करें। पहली नदी है स्वर्णरेखा, दूसरी है जो है शरावती, तीसरा है ब्रह्माणी और चौथा है वैगई। तो कितनी नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर जो है प्रवाहित होती हैं? तो यहाँ पे देखा जाए पूछा गया है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पे जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों को छोड़कर अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर जो है प्रवाहित होती हैं, लेकिन पूछा यह गया है कि पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो अरब सागर की ओर जो है प्रवाहित होने वाली नदियों का जो है जलमार्ग छोटा होता है। और जो है शरावती एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम कर्नाटक के जो है शिमोगा जिले से होता है और इसका जो है जल ग्रहण क्षेत्र जो है 2209 वर्ग किलोमीटर है और जो है नदी की कुल लंबाई 128 किलोमीटर है। और यह उत्तर कन्नड़ जिले के
हुन्नावर में अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा नदी है, इसका उद्गम जो है अमरकंटक पठार के पश्चिम किनारे से होता है और दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी से जो है प्रवाहित होती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, और जो है कई छोटी नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और स्वर्णरेखा, बैतरणी और ब्रह्माणी, वंशधारा और पिन्नार और पलार और वैगई जो है पूर्व की ओर जो है प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां? एक तो है स्वर्णरेखा और एक है जो है वैगई और एक है ब्रह्माणी। ठीक है, बचती है शरावती नदी। तो शरावती नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है उत्तर भारत में मानसून विच्छेद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है कि उत्तर भारत में मानसून गर्त के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 37 नंबर क्वेश्चन है कि भू आकृति निर्माण के संदर्भ में जो है सर्क, आरेत एवं बर्गशुंड क्या होते हैं? तो 37 का सही जवाब है ये होते हैं हिमाच्छादन की भू आकृतियां होती हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जैसे ही सुनामी की लहरें खुले समुद्र से उथले जल में पहुंचती हैं तो इनकी ऊंचाई तेजी से घट जाती है या घटती जाती है। दूसरा कथन है खुले समुद्र से उथले जल में पहुंचने पर सुनामी की गति बढ़ जाती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है सुनामी के संदर्भ में बात की जा रही है, तो जो है खुले समुद्र में सुनामी की लहरों की ऊंचाई सतह से कुछ फीट ऊंची होती है, किंतु उथले जल में इसकी लहरों की ऊंचाई तेजी से बढ़ती है और सुनामी की लहरों की ऊर्जा जो है गहरे समुद्र में सतह से नीचे तक जो है फैली होती है। इसीलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, और कहा गया है कि जो है गहरे जल में सुनामी 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से संचरण करती है। जब यह उथले तटीय क्षेत्रों के निकट पहुंचती है तो इसकी गति जो है धीमी हो जाती है। ठीक है, बढ़ती नहीं है बल्कि धीमी हो जाती है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, इसलिए यहाँ पे सही तो कोई है ही नहीं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। मिश्रित ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये ज्वालामुखी अधिकतर बेसाल्ट से बने होते हैं। दूसरा कथन है विशिष्ट जो है शंखाकार आकार और जो है भीषण विस्फोटक होना इनकी विशेषता है। तीसरा कथन है ये ज्वालामुखी अत्यधिक शान लावा का उद्गार करते हैं जो लंबी दूरी तक बहता है। तो यहाँ पे 39 को देखना है हमें। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया कि जो है मिश्रित ज्वालामुखी जो है बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान यानी गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार होता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे बेसाल्ट के नहीं बने होते, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, अब बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। और तीसरे स्टेटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट है कि ये ज्वालामुखी जो है ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा काफ़ी गाढ़ा और चिपचिपा हो सकता है और इसका अर्थ यह हुआ कि लावा छिद्र से अधिक दूरी तक प्रवाहित नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ पे लंबी दूरी तक प्रवाहित होने की बात की गई है, इसलिए यह भी कथन गलत हो गया। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है दूसरे नंबर का, तो इसलिए केवल एक कथन जो है सही है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में सुर्खियों में रहे अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव पद का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 40 का सही जवाब है ए ऑप्शन। एक कंपनी अपने निवेशकों को अतिरिक्त नए शेयर जारी करती है। अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव का यही मतलब हुआ। ठीक है, और जो है हाल ही में देखा गया है कि अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 20,000 करोड़ रुपए के शेयरों वाले अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव
यानी एफपीओ को वापस ले लिया। इसके पश्चात जो है निवेशकों को उनके पैसे लौटा दिए गए। ठीक है, और जो है एफपीओ के तहत जो है कंपनी निवेशकों या मौजूदा शेयरधारकों सामान्यतः जो है प्रमोटरों को नए शेयर जारी करती है। इसलिए जो है विकल्प ए यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। भारत में गरसोप्पा जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे जो है 41 का सही जवाब है बी ऑप्शन, शरावती नदी द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह जो है कर्नाटक के शिवमोगा अथवा शिवमोगा जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 253 मीटर है और यह भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। यह एक विभक्त जलप्रपात है जो वर्षा और मौसम के आधार पर एक जो है अवनमित जलप्रपात बन जाता है और इस जलप्रपात का निर्माण जो है शरावती नदी द्वारा किया जाता है और इस नदी का उद्गम जो है पश्चिमी घाट से होता है। ठीक है, यह कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, ये तो आपको बता ही चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत की लाल मृदा का निर्माण हुआ है। तो भारत की लाल मृदा का निर्माण जो है का विकास जो है दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रवेदार आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के कारण हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। भारत में आमतौर पर पाए जाने वाले निम्नलिखित पादपों में से किनमें औषधीय गुण होते हैं? पहला है सर्पगंधा, दूसरा है बबूल, तीसरा है अर्जुन, चौथा है कचनार। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 43 को हम देखते हैं तो चारों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। पहला है सतपुड़ा श्रेणी, दूसरा है शिवालिक श्रेणी, तीसरा है विंध्य श्रेणी। तो उपर्युक्त श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम क्या है? तो यहाँ पे देखा जाए तो इनका क्रम के लिए बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले जो है शिवालिक श्रेणी है, फिर जो है विंध्य श्रेणी है, फिर है सतपुड़ा श्रेणी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। तो इनकी विस्तार के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो यह जो है सिक्किम पूर्वोत्तर भाग के अन्य हिस्सों नेपाल उत्तर पश्चिम भारत से होते हुए उत्तरी पाकिस्तान तक जाती है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, और जो है अगला है जो है विंध्य श्रेणी के बारे में। तो इसका विस्तार जो है पश्चिम में गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी घाटी के निकट तक लगभग 675 मील तक है और यह श्रेणी जो है मालवा पठार के दक्षिण किनारे का निर्माण करती है तथा दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिनका नाम है कैमूर पर्वत श्रेणी और दक्षिणी शाखा। ठीक है, अगला है सतपुड़ा श्रेणी। तो ये दक्षिण में जो है ये सतपुड़ा श्रेणी और यह जो है ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। ठीक है, इसलिए ये सबसे लास्ट में आएगी। तो मिलान होगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। संगम स्थल का मिलान करना है नदियों के संगम से, तो देवप्रयाग का मिलान करें। तो देवप्रयाग की बात की जाए तो यहाँ पे देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग के सामने क्या होगा? देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद जो है गंगा कहलाती है। तो पहला सही है मिलान। ठीक है, और दूसरे में कहा जाए तो विष्णु पुराण की बात की जा रही है। तो अलकनंदा नदी का स्रोत जो है बद्रीनाथ के ऊपर जो है शतोपथ हिमनद है और ये अलकनंदा जो है धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और अगला है तीसरा तो रुद्रप्रयाग की बात की गई है। तो अलकनंदा की अन्य सहायक नदी जो है पिंडार है, इसे जो है कर्णप्रयाग जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या कालीगंगा इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो यहाँ पे जो है तीसरा गलत हो गया और चौथा भी गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा, केवल 2 सही सुमेलित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है वर्चुअली रियलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक त्रिआयामी डिजिटल परिवेश है जो पूर्ण रूप से कंप्यूटर के माध्यम से जनित होता है।
दूसरा है ऑगमेंटेड रियलिटी की भांति वर्चुअल रियलिटी छवियों को देखने के लिए किसी उपकरण या गियर की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है इसको अंतर्क्रिया करने के लिए आपको उचित उपकरण की आवश्यकता होगी, जैसे VR चश्मा या हेडसेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल की स्थलाकृति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के विकास में सहायक है। दूसरा कथन है, ये 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तीसरा कथन है, ये वन बेहद सघन और बहुस्तरीय हो सकते हैं। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 47 का जो है केवल 2 कथन यहाँ पे सही है। कौन कौन से? पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है ये उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान जो है 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, ना कि 40 डिग्री। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे पहला और जो है तीसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। ज्वालामुखी गतिविधियों से संबंध भू आकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है सिल पृथ्वी के भीतर जमे हुए लावा की क्षैतिज परतें हैं। दूसरा कथन है कि डाइक ऊर्ध्वाधर अंतर्वेदी भू आकृतियां होती हैं जो दीवार जैसी संरचना के रूप में विकसित होती हैं। तीसरा कथन है जो है बैथोलिथ आर्गेने चट्टानों का जो है विशाल पिंड है जो पृथ्वी के भीतर गर्म मैग्मा के जमाव के कारण निर्मित होती हैं। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो इसमें जो है तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बादलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है पच्छाव मेघ जो है अधिक ऊंचाई पर बनते हैं और पंख के समान प्रतीत होते हैं। दूसरा कथन है कि कपासी मेघ एक चपटे आधार के साथ रुई के समान दिखते हैं और इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। तीसरा कथन है कि स्तरीय बादल काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं और मध्य स्तरों पर या पृथ्वी की सतह के बहुत नज़दीक बनते हैं। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 49 में देखा जाए तो पहला दूसरा यहाँ पे सही है, पहला और दूसरा यहाँ पे सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा इसलिए गलत है यहाँ पे कि वर्षा मेघ जो है काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं और ये मध्य स्तरों पर पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक होते हैं। ठीक है, और ये सूर्य की किरणों के अत्यंत सघन और अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्तरीय बादल नहीं, वर्षा मेघ जो है काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। जल क्रिया के कारण विकसित स्थल रूपों के संदर्भ में जल की अपर्दन क्रिया के परिणाम स्वरूप कौन से स्थल रूप निर्मित होते हैं? कौन से होते हैं? घाटियां, अवनमित कुंड, नदी रोधिकाएं, चौथा है जलोढ़ पंख। तो यहाँ पे सही जवाब होगा पहला और दूसरा, घाटियां और जो है अवनमित कुंड। ठीक है, बाकी जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। रिवर्स फ्लिपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक विदेशी संस्था के स्वामित्व को वापस भारत में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। दूसरा कथन है कि पश्चिमी देशों में कर्मचारियों के लिए वीजा प्रतिबंधों के कारण कंपनियां रिवर्स फ्लिप करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो है स्टार्टअप रिवर्स फ्लिपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और जो है फ्लिपिंग एक जो है भारतीय कंपनी के संपूर्ण स्वामित्व को एक विदेशी कंपनी को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है और यह आमतौर पर एक भारतीय कंपनी के स्वामित्व वाली सभी बौद्धिक संपदाओं और डेटा हस्तांतरण के साथ होता है। तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो है दूसरे कथन के बारे में बात की जाए तो कंपनियां जो है निजी इक्विटी और जो है वेंचर कैपिटल से पूंजी तक आसान पहुंच और राउंड ट्रिपिंग के संबंधित नियमों में बदलाव और भारत के पूंजी बाजार की बढ़ती परिपक्वता के कारण जो है रिवर्स फ्लिप कर रही हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो पहला ही यहाँ पे सही होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां इस कारण पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो उसका कारण क्या है ये आपको बताना है। उसका कारण यह है कि प्रायद्वीप का झुकाव दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होने के कारण जो है नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां जो है पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप की सहायक नदियां मुख्य धारा में लगभग समकोण पर मिलती हैं। दूसरा कथन है कि आर्य प्रतिरूप उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां धाराएं एक केंद्र से निकलकर बाहर की ओर जो है प्रवाहित होती हैं। तीसरा कथन है कि जालीनुमा प्रतिरूप वहां विकसित होता है जहां कठोर और मुलायम चट्टानें एक दूसरे के समानांतर उपस्थित होती हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 53 में देखा जाए तो केवल एक कथन यहाँ पे सही नहीं है। कौन सा? पहला वाला कथन। बाकी जो है बाकी दूसरा तीसरा सही है, क्योंकि जो है पहले कथन में कहा गया है कि जो है वृक्षाकार अपवाह जो है प्रतिरूप वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप जो है वृक्षों की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे कि उत्तरी मैदानों की नदियों का अपवाह प्रतिरूप होता है और यह प्रतिरूप वहाँ विकसित होता है जहाँ नदी चैनल क्षेत्र के ढलान का अनुसरण करती है, ठीक है, ना कि समकोण पर मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। शिल्प कला का मिलान करना है राज्यों से। तो लोंगपी मृदभांड है, ये कहाँ पर है? ये किस राज्य के लिए ये प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे मणिपुर की जो है शिल्प कला है ये। तो यहाँ पे ये मिलान सही नहीं है, सिक्किम लिखा है, इसलिए ये मिलान गलत हो गया। ठीक है, अभी हाल ही में जो है दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एक जो है आदि महोत्सव का आयोजन किया गया और इसका आयोजन जो है जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड द्वारा किया गया। एक पहल थी उसकी। इसके तहत जो है इस महोत्सव में जो है जनजातीय शिल्प और नृत्य आदि प्रदर्शित किए गए, जिसमें जो है कुछ उदाहरण लिए गए हैं। तो इनमें जो है लोंगपी मृदभांड जो है मणिपुर में प्रचलित है, एक शिल्प कला है मणिपुर की, ठीक है, लेकिन मिलान में सही नहीं बैठ रहा। अगला है ढोकरा शिल्प, ये जो है छत्तीसगढ़ में प्रचलित एक शिल्प कला है, ये इस मिलान सही है, ठीक है। और अगला है पट्ट चित्रकला, यह जो है ओडिशा में प्रचलित है, तो यह भी सही मिलान है। तो यहाँ पे जो है दूसरा तीसरा सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कितने आवश्यक कारण हैं? पहला है तटवर्ती व्यापारिक पवनों की उपस्थिति, दूसरा है आंतरिक महाद्वीपीय अवस्थिति, तीसरा है पर्वतों के पवन विमुखी भाग पर वृष्टि छाया प्रदेश। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है, ठीक है। तो देखा जाए तो 55 में देखना है तो पूछा गया है कि कितने सही है, ठीक है। तो पहले के बारे में बात कर ले तो गर्म मरुस्थलों की शुष्कता मुख्य रूप से जो है अपतटीय व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण होती है, इसलिए इन्हें जो है व्यापारिक पवन मरुस्थल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है तटवर्ती व्यापारिक पवनों की उपस्थिति दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे दे रखा है दूसरा, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल महाद्वीपों के आंतरिक भागों में मुख्य रूप से पठारों पर तथा समुद्र से काफ़ी दूर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे सही होगा और यहाँ पे तीसरा भी कथन सही होगा, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल दो ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में सुर्खियों में रहा अब्राइट क्या होता है? तो यह एक उल्कापिंड है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अभी पिछले वर्ष 17 अगस्त 2023 को गुजरात के बनासकांठा जिले में गिरे उल्कापिंड पर इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा जो है करंट साइंस एक शोध पत्र प्रकाशित किया गया और जो है इसमें कहा गया कि 1852 के बाद पहली बार भारत में देखे गए अब्राइट का एक दुर्लभ नमूना है, जो अभी जो है
गुजरात के बनासकांठा में दियोदर उल्कापिंड भारत के 2 गांवों के ऊपर हवा में जो है गिरकर बिखर गया। और यह जो है भारत में अब्राइट की दर्ज की गई दूसरी घटना थी। और इससे पहले इस तरह का उल्कापिंड जो है 2 दिसंबर 1852 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में गिरा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भूपर्पटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महाद्वीपीय भूपर्पटी की तुलना में महासागरीय भूपर्पटी अधिक मोटी होती है। दूसरा कथन है महासागरीय भूपर्पटी बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 57 का देखा जाए तो केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम होती है और महासागरीय भूपर्पटी की औसत मोटाई जो है 5 किमी है, जबकि महाद्वीपीय भूपर्पटी की मोटाई लगभग 30 किमी है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। सीढ़ीदार खेत का निर्माण करना मृदा संरक्षण की एक विधि है जिसका उपयोग किया जाता है। तो जिसका उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? इस विधि के तहत जो है ढाल वाली भूमि पर वर्षा जल के अपवाह को रोका जाता है। इससे वर्षा जल को एक जगह एकत्रित नहीं होने दिया जाता और इस प्रकार गंभीर अपरदन को रोका जा सकता है। और जो है सीढ़ीदार खेतों में जो है कटकों और वाहिकाओं का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा जो है ए ऑप्शन। अवनालिका अपरदन को रोकने और उनके निर्माण को नियंत्रित करने के लिए सीढ़ीदार खेत का निर्माण किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के दक्षिणी भाग में कम वार्षिक और दैनिक तापांतर का कारण है? पहला कथन है कि भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। दूसरा कथन है भारत के दक्षिणी भाग में एक लंबी तटरेखा है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 59 में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन से हिमालय पर्वत श्रेणी के वनस्पति आवरण में पाए जा सकते हैं? पहला है पर्णपाती वन, दूसरा है जो है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, तीसरा है सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, चौथा है शीतोष्ण घास के मैदान, पांचवा है अल्पाइन वन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है ये सारे के सारे जो है हिमालय पर्वत श्रेणी के वनस्पतिक आवरण में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 61 है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से दिसंबर जनवरी माह के दौरान उत्तरी भारत में अत्यधिक ठंड की व्याख्या करता है या करते हैं? पहला है महाद्वीपीय स्थिति, दूसरा है हिमालय में होने वाला हिमपात, तीसरा है तिब्बत के पठार से आने वाली ठंडी पवनों का प्रभाव। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 61 में देखा जाए तो 61 में पहला और दूसरा जो है सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। कार्तिक मास की ऊष्मा परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह परिघटना मानसून के निवर्तन के दौरान होती है। दूसरा कथन है इस परिघटना से आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। तीसरा कथन है इस मौसम में आर्द्रता की कमी गर्मी को और बढ़ा देती है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सी कथन सही है? तो यहाँ पे 62 का देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए 62 में तो मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है और ज़मीन में अभी भी नमी बनी रहती है और उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। इसे आमतौर पर जो है कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर क्वेश्चन है भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सतह पर उच्च तरंग आयाम के कारण गहरे जो है उद्गम केंद्र वाले भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। दूसरा कथन है विश्व के कुल भूकंपों में से 65% भूकंप जो है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 63 में देखा जाए तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, लेकिन पहला कथन यहाँ पे गलत है,
क्योंकि गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप जो है बहुत कम विनाशकारी होते हैं, ज़्यादा विनाशकारी नहीं होते, क्योंकि सतह पर पहुंचने तक इनकी तरंगों का आयाम बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। ताजे जल के निम्नलिखित स्रोतों के हिस्से को प्रतिशत के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है हिमटोपी और हिमानी, दूसरा है झील, तीसरा है वायुमंडल, चौथा है सरिताएं और नदियां। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हिमटोपी दे रखा है, तो यहाँ पे 2.05%, झील में कितना है 1%, और वायुमंडल में कितना है जो है 0.001%, सरिताएं और नदियों में कितना है 0.0001%। तो सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। बढ़ते क्रम में लिखना है तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जनजातियों का मिलान करना है उनकी अवस्थिति यानी राज्य से। तो यहाँ पे देखा जाए तो इरूला जनजाति का जिक्र है, तो ये कहाँ पर है इरूला जनजाति, ठीक है। ये जो है तमिल भाषा का एक शब्द है इरूला, ठीक है, जिसका अर्थ होता है श्याम वर्ण के लोग। ये बड़ी संख्या में उत्तरी तमिलनाडु के जिलों और केरल एवं कर्नाटक के कुछ हिस्सों में रहते हैं। तो यहाँ पे सही मिलान नहीं है, ठीक है, इसलिए गलत है। और अगली जनजाति है टोटो, ठीक है। टोटो जनजाति के बारे में बात की जाए तो ये केवल जो है पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में टोटोपाड़ा नामक एक छोटे से जो है अंतस्थ स्थान में निवास करते हैं, इसलिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दे रखा है, ये भी सही नहीं है। अगला है तीसरी जनजाति का जिक्र किया गया है। तीसरी जनजाति है जो है ओडो जनजाति। तो ओडो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। ओडो जनजाति जो है कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। तो ये सही है केवल, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। माइक्रो एलईडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इनमें ओएलईडी की तुलना में अधिक चमकीले और बेहतर रंग उत्पन्न होते हैं। दूसरा कथन है माइक्रो एलईडी तकनीक नीलम के उपयोग पर आधारित है जो अनिश्चित काल तक स्वयं चमकने की क्षमता के लिए जाना जाता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, यह आपको बताना है। तो 66 में देखा जाए तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रो एलईडी जो है ऐसे जो है स्व प्रकाशमान डायोड है जिनमें ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले तकनीक की तुलना में अधिक चमक और बेहतर रंग उत्पन्न करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पहला कथन सही हो गया था। और दूसरा कथन है कि माइक्रो एलईडी तकनीक जो है नीलम के उपयोग पर आधारित है और नीलम को अनिश्चित काल तक स्वयं चमकने की क्षमता के लिए जाना जाता है, तो इसलिए दूसरा कथन भी सही है, ठीक है। और माइक्रो एलईडी स्क्रीन जो है छोटी लेकिन तीव्र रोशनी से भरी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 67। सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के एक हिमनद से होता है। दूसरा कथन है सतलज सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तीसरा कथन है सिंधु भारत में केवल जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों से होकर बहती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 67 का देखा जाए तो यहाँ पे सही के लिए पूछा है, तो केवल पहला कथन यहाँ पे सही है कि जो है सिंधु के लिए बोला गया है, यानी इंडस नदी को सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में यह हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है और इसका उद्गम जो है तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में जो है बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4164 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो है तिब्बत में इसे जो है सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कथन सही हो जाएगा। और कहा गया है कि जो है जो तीसरे कथन में कहा गया है सिंधु भारत में केवल जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों से होकर बहती है, ये कथन गलत है, क्योंकि जो है तिब्बत से यह नदी संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख से यह संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, ठीक है। और यहाँ से सिंधु नदी जो है बाल्टिस्तान और गिलगिट के क्षेत्रों से होकर बहती है,
ठीक है, यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। और दूसरे स्टेटमेंट की बात की जाए तो चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ना कि सतलज, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर क्वेश्चन है, एल्डरमैन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये नगर परिषद या नगर निकाय के सदस्य होते हैं। दूसरा कथन है, इन्हें बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ पे देखा जाए उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन सही जवाब है। तो उच्चतम न्यायालय ने अभी हाल ही में अपने एक निर्णय में कहा है कि संविधान नगर पालिका के मनोनीत सदस्यों, जिन्हें जो है एल्डरमैन कहा जाता है, को बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं देता है। ठीक है, तो संविधान नगर पालिका के मनोनीत सदस्यों को बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं देता है। ठीक है, ठीक है, और जो है एल्डरमैन नगर परिषद या नगर पालिका निकाय का एक सदस्य होता है और अपने नाम के अनुरूप इसकी जिम्मेदारियां केवल अपने वार्ड तक सीमित न होकर पूरे जिले के लिए होती हैं। यह प्राचीन अंग्रेजी से व्युत्पन्न हुआ है शब्द है एल्डरमैन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। प्रायः सुर्खियों में रहने वाली न्यू स्टार्ट संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु हथियार न्यूनीकरण संधि है। दूसरा कथन है, इसके अंतर्गत 1000 से अधिक जो है अनधिक सामरिक परमाणु हथियारों और अधिकतम 500 लंबी दूरी की मिसाइल और बम वर्षक तैनात करने का प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत। क्योंकि जो है न्यू स्टार्ट जो है यानी सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच एक परमाणु हथियार न्यूनीकरण संधि है और वर्ष 2010 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए और 2011 में इसे लागू किया गया। इसलिए ये पहला कथन यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, और इसके तहत जो है 1000 से अधिक अनधिक सामरिक परमाणु हथियारों और अधिकतम 500 लंबी दूरी की मिसाइल और बम वर्षक तैनात करने का प्रावधान किया गया है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, डी नहीं सही होगा। तो सही के लिए पूछा है केवल जो है ये जो संधि है न्यू स्टार्ट संधि। ठीक है, इसके तहत जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 70। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों को भूप्रकृति में उनके वजन प्रतिशत के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑक्सीजन के बारे में बात की जाए तो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 46.60%। और सिलिकॉन का कितना है, 27.72%। एल्युमिनियम का कितना है, 8.13%। और लोहा का कितना है, 5%। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। अप्रादेशिक मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो मृदा और उनकी विशेषता दे रखी है, तो उनका मिलान करना है। तो यहाँ पे पहला है जो है रेगोसोल मृदा है। तो रेगोसोल मृदा के बारे में क्या है कि ये शुष्क और ढीले रेत के टिब्बे होते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला जो है कथन गलत हो गया। और दूसरा है लिथोसोल मृदा है। और ये मृदा के बारे में बात की जाए तो जो है ये मृदा जो है तीव्र ढलानों पर एकत्र होते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन सही सुमेलित नहीं है। अगला है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ वाले की बात की जाए तो यह है इनमें अवसादों की नियमित आपूर्ति होती है। तो यह भी गलत हो गया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन। उपरोक्त में से कोई सा भी जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। रिवर सिटीज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अलायंस केवल उन शहरों के लिए खुला है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। दूसरा कथन है, यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के बीच एक सहयोगी प्रयास है। तो यहाँ पे 72 में देखा जाए तो सही जवाब चुनना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, लेकिन पहला यहाँ पे जो है गलत है। ठीक है,
ये जो रिवर सिटीज अलायंस है, यह केवल जो है यह केवल जो है सभी नदी शहरों के लिए खुला है, सभी नदी शहरों के लिए खुला है, ना कि केवल गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों के लिए। और कोई भी नदी शहर किसी भी समय इसमें शामिल भी हो सकता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया था, दूसरा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपर्दन में मृदा एक समान परत पूरे सतह से हट जाती है, पूरे सतह क्षेत्र से हट जाती है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है परत अपर्दन के कारण। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस पर समुद्री प्रभाव कम होता है। दूसरा है इसमें पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं जो ठंडे और शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तीसरा है कि इसमें फॉन और चिनूक जैसी स्थानीय पवनों की उपस्थिति होती है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 74 में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो सही के लिए पूछा है, तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे जो है गलत है। दूसरा यहाँ पे इसलिए गलत है कि जो है कहा गया है कि इसमें पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो पर्णपाती वृक्षों की उपस्थिति जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों, जो छोटे वृक्ष और लंबी घास की एक विशेषता है, जबकि कम वर्षा, लंबी शुष्क और गंभीर शीत ऋतु के कारण स्टेपी वृक्ष अत्यंत दुर्लभ रूप में मिलते हैं। और तो यहाँ पे जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में पाए जाते हैं पर्णपाती वृक्ष। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट माफ़ कीजिएगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, और हाँ ठीक है, और जहाँ तक तीसरे स्टेटमेंट की बात की जाए तो तीसरे स्टेटमेंट में है कि फॉन जो स्विट्जरलैंड और चिनूक जो कनाडा के प्रेरी प्रदेश है, यहाँ स्थानीय पवनों के नाम है। ये स्थानीय पवनों के नाम है जो समशीतोष्ण घास के मैदानों की चारागाहों में प्रभावशाली भूमिका निभाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है कि इस पर समुद्री प्रभाव कम होता है, क्योंकि समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु जो होती है, जिसे स्टेपी कहा जाता है, महाद्वीपों के मध्य स्थित है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि इन पर समुद्री प्रभाव बहुत कम होता है। इस प्रकार इनकी जलवायु अत्यधिक तापमान के साथ महाद्वीपीय है, यानी ग्रीष्म ऋतु बहुत गर्म होती है और शीत ऋतु बहुत ठंडी होती है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। अपतटीय व्यापारिक पवनों के कारण उष्ण ग्रीष्म ऋतु, तटवर्ती पछुआ पवनों से शीत ऋतु में भारी वर्षा, साफ खुली धूप वाले मौसम के साथ जो है उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु तथा आर्द्र मृदु शीत ऋतु और स्थानीय पवनों की प्रमुखता। तो उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ये उदाहरण किसका है? ये उदाहरण है भूमध्य सागरीय जलवायु का। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। भूकंप के लिए निम्नलिखित में से कौन से संभावित कारक उत्तरदायी हैं? पहला है खनन गतिविधि, दूसरा है ज्वालामुखी, तीसरा है विवर्तनिक गतिविधि, चौथा है बांध जनित भूकंप। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो 76 में देखा जाए तो चारों ही कारण जो है भूकंप के लिए उत्तरदायी है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण की कोपेन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि उन्होंने भारत को 10 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया, और दूसरा कथन है उन्होंने तमिलनाडु के कोरोमंडल तट को शुष्क ग्रीष्म के साथ मानसून नामक जलवायु प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया। तीसरा कथन है यह तापमान, वर्षण और पवन की दिशा के मासिक मानों पर आधारित है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। तीसरा कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि उन्होंने जलवायु के 5 प्रकारों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, और जो है कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण की जो है मासिक मानों को रखा है। तापमान और वर्षण, पवन की दिशा का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और यहाँ पे पहला भी गलत हो जाता है, क्योंकि जो है कोपेन ने भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। ठीक है, और जो है उन्होंने जलवायु के जो है और अनेक वर्गीकरण जो है 5 प्रकार से किए हैं, लेकिन भारत को उन्होंने जो है 5 जो है जलवायु प्रदेशों में बांटा है।
ठीक है। और लेकिन जो है दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने तमिलनाडु के कोरोमंडल तट को जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून माना है। ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। भूकंप के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जो है रिएक्टर स्केल एक तीव्रता पैमाना है जिसकी गणना तरंगों के आयाम के लघुगणक द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है मर्केली पैमाना एक गहनता पैमाना है जिसका उपयोग मानव जीवन पर भूकंप के प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है। और तीसरा कथन है रिएक्टर स्केल भूकंप से होने वाली क्षति को नहीं मापता है। तो प्रयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मिजोरम अपने मध्य में स्थित लोकटक झील जो चारों ओर से पर्वतों से घिरी हुई है की उपस्थिति के कारण यह एक अद्वितीय है। और दूसरा कथन है कि मणिपुर जिसे जो है मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है मृदुल और असंगठित निक्षेपों से निर्मित है। तीसरा कथन है कि बराक मणिपुर और मिजोरम की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए 79 में, तो 79 में कहा गया है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पूर्वोत्तर भारत की अधिकांश पहाड़ियाँ कई छोटे बड़े नदी नालों द्वारा एक दूसरे से अलग होती हैं, जैसे कि बराक मणिपुर और मिजोरम बराक जो है मणिपुर और मिजोरम की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही है। और दूसरे स्टेटमेंट की बात की जाए तो मणिपुर की भू आकृति जो है अद्वितीय है। इसके मध्य में एक झील स्थित है जिसे लोकटक झील कहा जाता है। यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो है गलत हो जाता है। अगला है जो है कि मिजोरम को जो है मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, ना कि मणिपुर को। तो ये स्टेटमेंट यहीं गलत हो गया, इसलिए डी ऑप्शन जो है यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो कुल कितने स्टेटमेंट सही है? एक सही है तीसरे नंबर का, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भौगोलिक आकृतियाँ और भू आकृति विभाजन, तो इनका मिलान करें हम लोग। तो यहाँ पे देखा जाए करेवा जो दे रखा है, ठीक है। तो ये जो है करेवा जो है हिमनद चिकनी मृदा और दूसरे पदार्थों का जो है हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में निक्षेपण है। और यह जो करेवा जो है कश्मीर हिमालय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जो केसर की स्थानीय किस्म यानी जाफरान की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो यहाँ पे पहला सही है। अगला है बरखान दे रखा है। बरखान जो है के बारे में बात की जाए तो ये कहाँ पे है? ये जो है बृहद हिमालय के लिए दे रखा है, ठीक है। लेकिन जो है प्रायद्वीपीय पठार पर पश्चिम में विस्तार जैसलमेर तक है, जहां यह अनुदैर्घ्य रेत के डिब्बों और चापाकार रेतीले टिब्बों से ढके हुए हैं और इन टिब्बों को बरखान कहा जाता है। और ये जो है विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है ये, ठीक है, ना कि बृहद हिमालय में। तो ये गलत हो जाएगा। अगला है बुग्याल। तो बुग्याल भौगोलिक आकृति जो है किस भू आकृति विभाजन का हिस्सा है? तो ये जो है बृहद हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। और ये देहरादून की सबसे बड़ी घाटी है, जिसकी लंबाई की बात की जाए तो 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल पहला सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं? तो यहाँ पे 81 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला है बेंगुलो धारा, दूसरा है हम्बोल्ट धारा, तीसरा है क्यूरोसियो धारा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे पहला और दूसरा जो है ठंडी जल धारा है, ठीक है। पहला और दूसरा ठंडी जल धारा है, ठीक है। लेकिन जो है तीसरा ऑप्शन जो है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है? क्यूरोसियो जलधारा। इस जलधारा को ब्लैक या जापान जलधारा या ब्लैक स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर बेसिन के पश्चिम की ओर उत्तर दिशा में बहने वाली गर्म महासागरीय धारा है। इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल पहला दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं? पहला है सुबनसिरी, दूसरा है
लोहित, तीसरा है बराक, चौथा है दिबांग। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट होता है और जो है यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्घ्य रूप में बहती हुई दक्षिण तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके जो है सहायक नदियों की बात की जाए तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे बराक के बारे में दे रखा है तो बराक जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है और इसका उद्गम जो है मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। यह बांग्लादेश में प्रवेश करने और मेघना नदी में मिलने से पूर्व मणिपुर, मिजोरम और असम राज्यों से होकर गुजरती है बराक नदी। ठीक है, आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 83। सवाना प्रकार की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस प्रकार की जलवायु सबसे अच्छी तरह से सूडान में विकसित हुई है। दूसरा कथन है अत्यधिक दैनिक तापांतर इसकी विशेषता है। तो उपर्युक्त में से कौन सी कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रहों को उनके घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है बुध, दूसरा पृथ्वी, तीसरा मंगल, चौथा बृहस्पति। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 हैं, जिनमें से बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे किस संदर्भ में कहा गया है? ठीक है, आंतरिक ग्रह हैं, क्योंकि ये जो है सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की मेखला के बीच स्थित है। और अन्य 4 ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो है हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रहों को उनके घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है? बुध का जिक्र है। ठीक है, तो बुध की डेंसिटी कितनी है? जो है 3.945 और अर्थ की कितनी है? अर्थ की डेंसिटी है 5.517। मंगल की कितनी है? 5.44 और जुपिटर की कितनी है? 1.33। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो पहले बृहस्पति की पहले नंबर पे। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो है किसकी है? ये मंगल की है। ठीक है, ये बुध की है। फिर इसके बाद किसकी है? जो है मंगल की, तो तीसरा। फिर इसके बाद किसकी है? जो है बुध की। ठीक है, फिर इसके बाद पृथ्वी की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। पेरिस क्लब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका मुख्य उद्देश्य उन देशों के लिए संधारणीय ऋण राहत समाधान खोजना है जो अपने द्विपक्षीय ऋणों का भुगतान नहीं कर सकते। दूसरा कथन है भारत इस क्लब का एक सदस्य है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 85 में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है भारत और चीन क्लब के मेंबर नहीं है। ठीक है, भारत जो है तदर्थ भागीदार की तरह इसमें कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट या प्लेटों के रूप में वर्गीकृत की गई है? तो पहला है प्रशांत महासागरीय प्लेट, दूसरा है कोकोस प्लेट और तीसरा है नचका प्लेट। तो नचका प्लेट दे रखा तीसरे में, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 86 में देखा गया है केवल दूसरा और तीसरा जो है प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में जो है छोटी प्लेटों के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। लेकिन यहाँ तीसरा जो पहला ऑप्शन दे रखा है जो है कौन सा? प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, प्रशांत महासागरीय प्लेट की। ठीक है, तो ये जो है सात प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में पृथ्वी का स्थल मंडल जो है कुछ जो है मुख्य रूप से जो है मुख्य प्लेटों और कुछ जो छोटी प्लेटों में विभक्त है। और नवीन ललित पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ
या भ्रंश इन प्रमुख प्लेटों का सीमांकन करते हैं। तो इनमें से कुछ प्लेटें दे रखी हैं, लेकिन जो है छोटी प्लेटें कौन कौन सी होती हैं? कोकस प्लेट होती है, नचका प्लेट होती है, और अरेबियन प्लेट होती है, फिलीपींस प्लेट होती है, कैरोलिन प्लेट होती है और फ्यूजी प्लेट होती हैं। ये जो है कुछ छोटी प्लेटें होती हैं, लेकिन इसमें प्रशांत महासागरीय प्लेट कौन सी होती हैं? कुछ बड़ी प्लेटें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है, शेयर बाजार में सर्किट ब्रेकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह आपातकालीन स्थिति में उपयोग किया जाने वाला विनियामक उपाय है जो किसी एक्सचेंज में ट्रेडिंग पर अस्थायी रूप से रोक लगाता है। दूसरा कथन है, यह निर्धारित करता है कि एक ट्रेडिंग सत्र में किसी स्टॉक का मूल्य कितना गिर सकता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 87 का देखा जाए, दोनों कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अभी हाल ही में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी अडानी समूह के खिलाफ। ठीक है, तो उस दौरान जो है अडानी समूह के काफ़ी शेयर गिर रहे थे, जिसके तहत जो है लोअर सर्किट लगाने पड़े थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। पश्चिमी तटीय मैदानों के निम्नलिखित तटों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। पहला है कठियावाड़ तट, दूसरा है कोंकण तट, तीसरा है कच्छ तट, चौथा है मालाबार तट। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है गुजरात का कच्छ और जो है कठियावाड़ तट। ठीक है, तो यहाँ पे पहला, ठीक है, उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि गुजरात का कच्छ और कठियावाड़ तट, और महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, और इसके बाद है कर्नाटक तथा केरल का मालाबार तट। तो यहाँ पे सही मिलान होगा ए ऑप्शन, पहले कच्छ, फिर कठियावाड़, फिर कोंकण, फिर मालाबार तट। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। भारत में लैटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये मृदा मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में विकसित हुई है, और दूसरा कथन है, ये उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकसित होती है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो लैटेराइट मृदाएं जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ठीक है, और ये मृदाएं जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निच्छालन का परिणाम है, और वर्षा के साथ जो है चूना और सिलिका तो निच्छालित होते जाते हैं, तथा लोहे के ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं, और लोहे के ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा के कारण जो है लगभग सभी लैटेराइट मृदाओं का रंग जो है जंग जैसा लाल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट सही है, और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है लैटेराइट मृदाओं का विकास जो है मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है, जैसे कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम की पहाड़ी क्षेत्रों में। तो यहाँ पे दूसरा भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो पहला है सिंधु और सतलज नदी, इसका नाम जो है पंजाब हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सिंधु एवं सतलज के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो है पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे क्षेत्रीय रूप से कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो पहला तो सही सम्मिलित है। दूसरा है सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसलिए दूसरा भी यहाँ पे सही है। तीसरा है जो है काली तथा तीस्ता नदियाँ जो है नेपाल हिमालय, और जो है तीस्ता एवं दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं, इसलिए तीसरा भी यहाँ पे सही सम्मिलित है। तो यहाँ पे सभी तीनों सही सम्मिलित हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। बैगा, परधौनी, गुसाड़ी और हरुल में क्या समानता है? तो इसमें जो है ये आदिवासी नृत्य है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो है तेलंगाना का जो है गुसाड़ी है, मध्य प्रदेश का बैगा परधौनी है, और उत्तराखंड का हरुल नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पवनें नीचे उतरती हैं। दूसरा कथन है, जुलाई के महीने में ITCZ लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री जो है 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ के आसपास जो है स्थित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है एस लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एन होना चाहिए।
ठीक है, तभी ये सही होता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट इसीलिए गलत है, और पहला भी यहाँ पे गलत है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पौने नीचे उतरती हैं जबकि जो है यहाँ पे ऊपर की ओर उठती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दूसरा गलत है। और तीसरा है कि ITCZ में बदलाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने विषुवत रेखा को पार कर जाती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसलिए तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है, और ITCZ पर जो है कोरियोलिस बल लगभग शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी जो है गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे चौथा भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस बल जो है की वृद्धि होती है जिससे इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्मित होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे केवल एक स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के मामलों के संदर्भ में उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल सुर्खियों में रहा। इस संदर्भ में नीचे दिए गए क्षेत्रों से यूनाइटेड किंगडम के उत्तरी भाग कौन से हैं? पहला है वेल्स, दूसरा है स्कॉटलैंड, तीसरा इंग्लैंड, चौथा है उत्तरी आयरलैंड, पांचवा है आयरलैंड गणराज्य। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो सही है, लेकिन आयरलैंड गणराज्य जो है, आयरलैंड गणराज्य जो है क्या है? आयरलैंड गणराज्य क्या है? एक संप्रभु राज्य है, और यह यूरोपीय संघ का भाग है, ना कि यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने संत सेवालाल महाराज की जयंती को वर्ष भर मनाए जाने की घोषणा की है। ये निम्नलिखित में से किस समुदाय के आध्यात्मिक गुरु हैं? तो ये जो है बंजारा समुदाय के हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इनका जन्म जो है कर्नाटक के शिवमोगा जिले में 1739 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है जिस बिंदु पर ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। दूसरा कथन है उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर स्थित स्थान को अवकेंद्र कहा जाता है। तीसरा कथन है भूकंपी तरंगों को सबसे पहले अधिकेंद्र पर महसूस किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है 95 में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पहला तीसरा तो सही है, लेकिन जो है पहला तीसरा तो सही है, लेकिन जो है दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है, अवकेंद्र नहीं कहा जाता। ठीक है, उसे अधिकेंद्र कहा जाता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 96। मैमटस मेघों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये मेघ सामान्यतः बड़े पच्छाब स्त्री मेघों के साथ मिलकर निर्मित होते हैं। दूसरा कथन है ये किसी मेघ के आधार के नीचे लटके हुए एक थैलीनुमा जो है कोशी पैटर्न है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है मैमटस मेघ जो है सामान्यतः बड़े कापासी वर्षा मेघों से मिलकर बने होते हैं। आमतौर पर कापासी वर्षा मेघ के भीतर जो है विक्षोभ के कारण जो है मैमटस का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि क्षारीय लावा अत्यधिक तरल होता है और इसमें आयरन और मैग्नीशियम की निम्न मात्रा पाई जाती है। दूसरा कथन है कि अम्लीय लावा उच्च गलनांक वाला एक अत्यधिक गाढ़ा पदार्थ होता है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो 97 में हम देखते हैं तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है, लेकिन पहला कथन गलत हो जाता है। पहला गलत होता है कथन, पहला कथन यहाँ पे गलत होता है, क्योंकि ये गहरे रंग की बेसाल्ट होते हैं और ये आयरन और मैग्नीशियम से समृद्ध होते हैं, आयरन और मैग्नीशियम से समृद्ध होते हैं, और लेकिन इनमें जो है सिलिका की मात्रा निम्न होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथन कहा गया है कि पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा और उभरे हुए तट का एक उदाहरण है। इसका कारण है कि यहाँ पत्तन और पोत्राशय कम संख्या में पाए जाते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 98 में देखा जाए तो ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो है 99। हाल ही में सुर्खियों में रहा बार्ड पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बार्ड जो है बार्ड गूगल का अपना जो है संवादात्मक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100।
भारत की जलोढ़ मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं द्वारा वाहित तथा निक्षेपित किया गया है। दूसरा कथन है समानता इनमें फास्फोरस की मात्रा अधिक लेकिन पोटास की मात्रा कम पाई जाती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 100 में यहाँ पे देखा जाए पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि जलोढ़ मृदाओं की संरचना में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रवृत्ति पाई जाती है। समानता इनमें पोटास की मात्रा अधिक लेकिन फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पोटास की मात्रा जो है क्या होती है, कम पाई जाती है और जो है फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसी के साथ ही विजन IAS संस्थान का टेस्ट पेपर नंबर 3 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।